गुड आफ्टरनून। आवाज आ रही है आपको मेरी? हेमंत जी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है हेमंत जी? हेमंत जी आ रही है सर, आवाज आ रही है। चलो ठीक है, टॉपिक चालू करते हैं। कल हम कहाँ पे थे? कल हमने पढ़े थे जो पॉइंट याद है आपको कुछ? कल हमारा एक टॉपिक बाकी रह गया था, नंबर 7, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के अंतर्गत हिंदुओं के मध्य हुआ विवाह अंडरलाइन की हुई है। इन ऊपर वर्णित सभी बातों को संबंध में रूढ़ि और प्रथा की मान्यता दी गई है। कस्टम एंड ड्यूटी। रूढ़ी क्या होती है? पुरानी परंपरा है। और प्रथा? प्रथा जो सदियों से चली आती है, रीति रिवाज। रीति रिवाज। उदाहरण के लिए किसी भी विशेष प्रकार से किसी भी समाज की प्रथा में तलाक होता है तो वह किया जा सकेगा और उसके लिए किसी भी न्यायालयीन डिक्री की आवश्यकता नहीं होगी। जैसे आदिवासी समाज है। कौन सा समाज? आदिवासी। आदिवासी समाज में इस प्रकार की रूढ़ी होती है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में विवाह का कोई विशेष रूप से नहीं निर्धारित किया गया है। निर्धारित है वह नहीं किया गया। ठीक है। धारा 7 में केवल यह कहा गया है कि विवाह का संपादन विवाह के दोनों पक्षकार में से किसी एक रीति रिवाज तथा कर्म कांड के अनुसार होना चाहिए। जो विवाह हुआ है वो या तो रीति रिवाज से होना चाहिए या एक चीज बताइए, पता है? लव मैरिज और कोर्ट मैरिज। मुस्लिम लॉ के अंदर विवाह को सिविल कॉन्ट्रैक्ट माना गया है, मगर हिंदू विधि के अंदर इसको संस्कार माना है। मगर हिंदू विधि के लिए भी कहा गया है कि ना तो ये पूर्ण संस्कार है ना ये संविदा है, ये एक मिश्रित स्वरूप है ना। यदि वर हिंदू है और वधु जैन है, आप समझ रहे हैं? माने जो पति है वह तो हिंदू, तो औरत है वह जैन है, तो विवाह दोनों में से किसी एक रीति रिवाज के अनुसार ही होना चाहिए, है ना। जो विवाह है वह एक ही रिवाज होना चाहिए, ना कि माने के हिंदू बने जैन और हिंदू धर्म दोनों अलग है ना। हेमंत जी बताइए, जैन धर्म और हिंदू पत्नी है, विवाह की जो रीति रिवाज है वो किस एक अनुसार होना चाहिए, दो अनुसार होना चाहिए? एक पक्ष। बोलिए। हाँ हेमंत जी बोलिए। क्वेश्चन रिपीट करना सर एक बार। माने जो पति है वह हिंदू है और पत्नी जो जैन है, और विवाह में दोनों में से एक रीति रिवाज के अनुसार होना चाहिए। या तो हिंदू विधि से उनके साथ फिर होना चाहिए, या जैनों के जो रिवाज है खोपरेल को जला के, खोपरेल को जला के दीवा करके उसके चारों तरफ पेड़े खा लेते हैं और शादी हो गई। अपने अंदर क्या होता है? हिंदू के अंदर पंडित जी आते हैं, मंत्र उच्चारण करते हैं, हवन बेला बने वो ज्योति उसके अंदर बने यज्ञ करते हैं और मंत्र उच्चारण करने के बाद में फेरे लेते हैं, है ना। और जैनों के अंदर धर्म में बड़ा डिफरेंस, रीति रिवाज अलग है। तो हर एक धर्म में रीति रिवाज अलग अलग है। मेरे कहने का अर्थ क्या है
कि हम विवाह जो होना चाहिए वो रहते हैं एक रिवाज होना चाहिए। अगर पति पत्नी दोनों अलग अलग धर्म के हैं तो रिवाज एक फॉलो, जैसे कि मैं अगर सपोज मानो कि पति हिंदू है और स्त्री मुस्लिम है, तब उनका विवाह या तो निकाह कराओ या फिर उनकी शादी कराओ, दोनों में से एक चीज होगी। आप बोलो शादी सर में पहले कैसे तो होगी? उसको धर्म परिवर्तन होगा सर। हाँ धर्म हेलो। परिवर्तन होगा धीरेन्द्र। हाँ धीरेन्द्र, धर्म परिवर्तन होगा उसका। लेकिन सर आप जो बोल रहे हो सर, ये इसे सर ये सिख सिख और बौद्ध, ये सब हिंदू से धर्म की शाखा है। तो इनका इनका जो विवाह होता है वो हिंदू मैरिज एक्ट की ओर एक्ट से ही होता है। हाँ हाँ, इनका हिंदू मैरिज से होता है, बट जैन धर्म वो अलग धर्म है। जैनों के जो रीति सर रिवाज जैन है तो उसमें अलग है। सर जैन बौद्ध और जैन बौद्ध और पारसी, सिख ठीक। पारसी, हाँ पारसी। पारसियों का तो पूरा अलग होता है। पारसियों का तो पूरा वेस्टर्न कल्चर से शादी होती है उनकी। वेस्टर्न कल्चर में क्या होता है, जो भी परिवार वाले हैं वो सब लोग जाते हैं चर्च, वहां जाके फिर दोनों पति पत्नी पक्षकार होते हैं, उनके जो होते हैं वो क्या कहते होंगे, गुरु, अपने गुरु कहते हैं, उनके कुछ और होते हैं। तो वो मैं क्या करते हैं, वहां पे उनको एक किताब वो पढ़ते हैं, फिर उनकी दोनों शादी हो जाती है। तो ऐसे रीति रिवाजों के अनुसार विवाह की क्रिया सप्तपदी भी शामिल की गई है। 7 फेरों के वचन, वचन के बिना हिंदू विवाह के अंदर शादी नहीं होती है। 7 फेरे लिए जाते हैं, वो इसीलिए जाते हैं, हर बंधन का, हर फेरे का एक अर्थ है ना, हर फेरे का एक अर्थ है। आप लोग समझ रहे हैं? आपको जो कुछ समझ है तो बताइए, फिर आगे चलते हैं, अपन नया टॉपिक लेते हैं आज। कोई डाउट है किसी को? हेमंत जी, धीरेन्द्र जी, कोई डाउट है तो बताइए आप। जी नहीं सर। आगे चले? जी सर। ओके। अब धीरेन्द्र जी ने एक बात कही थी, वो बात भी हम थोड़ा चर्चित कर लेते हैं। एक चीज लिखी गई है, आपको शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन। सर ये तो ईसाई कानून है। दिख रहा है? नहीं दिख रहा सर। अब दिख रहा है? अभी दिख रहा है, अभी अभी दिखेगा। मैं बात कर रहा हूँ ईसाई कानून की। ईसाई कानून ने जो बात की है उसको हम पढ़ते हैं। आज हम आपको ईसाई कानून के बारे में बताने का प्रयास करेंगे, जिसकी उत्पत्ति कब हुई है? 52 ईसा में हुई थी। पॉइंट से हटके चल रहे हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं चीज को। कहा जाता है कि इनकी उत्पत्ति मलाबारा एक ईसाई समुदाय को मालन कर, ये जो टॉपिक है, ईसा के अनुयायी चर्च की स्थापना की थी। ईसाई धर्म कहाँ से आया? कहा जाता है कि ये बुद्धियान कहलान से संबंधित माने जाते हैं। इनकी सभी विधि इसके अनुरूप है। आप मुझे एक चीज बताओ, सबसे ज्यादा ईसाई कहाँ पाए जाते हैं भारत के अंदर? केरला। केरला के अंदर ईसाई सबसे ज्यादा पाए जाते हैं ना? हेमंत जी आप बताइए, केरला के अंदर ज्यादा माने जाते हैं ना? आवाज आ रही है मेरी आपको हेमंत जी? सर केरला और आपकी आवाज ब्रेक हो रही है हेमंत जी, नेटवर्क इशू हो रहा है, नेटवर्क में बैठिए, नेटवर्क के अंदर। सर नेटवर्क में ही हूँ। हाँ, महाराष्ट्र में ज्यादा आज है अपन सर। नई चीज ले रहे हैं।
आज हम पढ़ रहे हैं हिंदू विधि अधिनियम के अंदर हम पढ़ रहे हैं क्रूरता। क्रूअल्टी क्या होती है? क्रूअल्टी क्या होती है? महिमा जी, केदारमल जी बताइए। क्रूरता एक ऐसा आचरण है, बताइए बताइए। आप बता रहे कि मैं बताऊं? सर क्रूअल नेचर। क्रूरता एक ऐसा आचरण है जिसके द्वारा साक्षी पक्षकार के शरीर, स्वास्थ्य या अंग को चोट पहुंचे या पहुंचने की प्रबल संभावना हो। इसका इंपॉर्टेंट केस कौन सा है? पीएल सायल बनाम सरला रानी, ऑल इंडिया रिपोर्ट का 1951 का पंजाब का 125 नंबर केस है। क्या क्रूरता याचिकाकार के प्रति ही हो सकती है? धीरेन मुझे ये बताओ कि अगर घरेलू हिंसा पति ने की है, पत्नी के हाथ पैर तोड़ दिए या उसको मैंने नुकसान पहुंचाया है, तो उसके खिलाफ याचिका दायर हो सकती है धीरेन? हेमंत जी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है सर, ठीक सर, हो सकती है बिल्कुल। ये केस दायर करते हैं इसीलिए तो और तलाक होते हैं सर क्रूरता भी एक तलाक के लिए एक युक्तियुक्त कारण है, एक ग्राउंड है धीरेन, ये उसका ग्राउंड है, तलाक लेने का एक ग्राउंड है, ठीक है? युक्तियुक्त रीजन। और इंपोर्टेंट केसेस लिख दो नोटबुक में। भगवत बनाम भगवत, मतलब भगवत भगवत क्या हुआ? मिस्टर भगवत एंड मिस्टर भगवती, ऑल इंडिया रिपोर्ट 1959 का बॉम्बे का 80 नंबर केस है। फिर दूसरा लिखा हुआ है कपूर बनाम कपूर, तो मिस्टर कपूर एंड मिसेस कपूर। क्लियर हुआ आपको ये चीज? क्या क्रूरता प्रतिपक्षी द्वारा भी की जानी चाहिए? सर वापस एक बार रिपीट। धीरे में बोल, क्या क्रूरता प्रतिपक्षी द्वारा ही की जानी चाहिए? पति पत्नी द्वारा? ये गलत है सर, अगर ससुराल में या कोई भी प्रतिपक्षी मतलब कि उसके परिवार में उसकी सास ने उसके साथ गलत व्यवहार किया या उसके देवर ने उसे मारपीट की, तो उनके खिलाफ भी तो विवाद दायर हो सकता है ना कोर्ट में? सर मैंने एक जजमेंट पढ़ा था कहीं पे सुप्रीम कोर्ट का, उस जजमेंट में बताया गया था कि पत्नी ससुराल में है और मान लो अपने हस्बैंड के साथ में किसी पब्लिक प्लेस पे घूमने जाती है, वहां पे भी पत्नी पे कोई हमला हो जाता है तो जैसे कहीं एज फॉर एग्जाम्पल कहीं खाना खाने चले गए और वहां पे किसी ने उस पर हाथ पांव तोड़ दिए या कुछ भी उसके साथ हुआ, तो रिस्पॉन्सिबल हस्बैंड होगा सर, क्योंकि वो अपने ससुराल की तरफ से गई। ये कोर्ट का जजमेंट है सर। हाँ मैं समझ रहा हूँ ना आपकी बात। हाँ सर, तो आगे चलते हैं तो सर बस ससुराल पक्ष में कोई भी। अब देखो अपन आगे धीरे धीरे समझेंगे। क्रूरता का जो वर्गीकरण है लिखिए नोटबुक के अंदर, ये हेमंत जी, केदारवल जी नोटबुक में लिखिए क्रूरता का वर्गीकरण। यह पीडीएफ में डाल दूंगा नोटबुक में, आप समझ लीजिए भी। क्रूरता का जो वर्गीकरण है वो वर्गीकरण किस प्रकार है? एक तो होती है फिजिकल हैरेसमेंट और एक होती है मेंटली हैरेसमेंट। अब मुझे ये बताएं फिजिकल हैरेसमेंट क्या होती है, मेंटल हैरेसमेंट क्या होती है? इस वर्ड से ही आपको काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। फिजिकल मतलब सर किसी को चोट पहुंचाना, मारपीट करना, किसी के अंग को नुकसान पहुंचाना, किसी के साथ मारपीट करना। और मानसिक क्रूरता क्या होती है हेमंत जी बताइए? हेमंत जी मानसिक क्रूरता क्या होगी? किसी को मेंटली हैरेस करना। आपका नेटवर्क इश्यू हो रहा है जी, आप वापस क्लास लीव करके वापस ज्वाइन कीजिए। मानसिक क्रूरता
वह होती है, बताइए। मानसिक क्रूरता में सर जैसे कि किसी आगे वाला इंसान को ऐसे दुर्व्यवहार करके, जैसे गालियां गलौज करके, छेड़छाड़ी करके उसको मेंटली परेशान करना, उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना। उसको मेंटली हैरेस करना, उसको धमकी देना, उसको मैंने मानसिक, मैंने वो कुछ काम कर रही है ना, उसको मैंने और कंफ्यूजन करना, उसको टॉर्चर करते रहना, जैसे मारपीट से ज्यादा टॉर्चर करना। टॉर्चर करना, मैंने टच नहीं कर रहा है वो हाथ से, मगर उसको टॉर्चर कर रहा है, धमकी दे रहा है, तेरे पिता को मरवा दूंगा, तो मुझे डर रही है। तो मानसिक क्रूरता के जो उदाहरण है, वो उदाहरण कौन कौन से उदाहरण की बात करेंगे। नंबर 1 है असाधारण निर्दयता या जानबूझकर अवहेलना करना। असाधारण निर्दयता क्या हुई? किसी को पूरी तरह मारना, मतलब दया नहीं करनी किसी पे, जानबूझकर अवहेलना करना। जो कानून है, आपको कोई भी कानून ये राइट नहीं देता कि अपनी पत्नी को पीटो। वीरेंद्र जैसा कोई राइट है संविधान में कि पत्नी या पति दूसरे को पीट सकते हैं? सर पत्नी पति को किसी को भी पीट नहीं सकते, ऐसा कोई अधिकार नहीं है ना। किसी को भी पीट नहीं सकते, कोई भी पति हो या पत्नी हो, कोई भी हो, किसी को पीट नहीं सकते, पुलिस के हवाले कर सकते हैं। पीट नहीं सकते। व्यभिचार का झूठा आरोप। अब एक चीज बताओ, इंपॉर्टेंट चीज पूछ रहा हूं कि व्यभिचार क्या होता है। मैं चीज पूछ रहा हूं, व्यभिचार जो लिखा हुआ है, मैंने इसको डार्क किया है। व्यभिचार क्या होता है? व्यभिचार, हेमंत जी बताइए क्या होता है व्यभिचार का झूठा आरोप? महिमा जी, आपको कोई आइडिया है व्यभिचार का अर्थ क्या होगा? व्यभिचार झूठा आरोप क्या होता है? सर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। राइट, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, मतलब कि वो तो होता ही है मगर कुछ हद तक सही है। इसका एक्चुअल जो अर्थ है वो ये होता है, व्यभिचार का अर्थ ये होता है। अमन जी बताइए। हेमंत जी, या तो आपका नेटवर्क इश्यू है या आपका नेट खत्म हो चुका है, दोनों में से एक इश्यू है। या तो नेट स्लो चल रहा है आपका, या आपका नेट डाटा खत्म हो चुका है आपका। व्यभिचार का झूठा आरोप का अर्थ है कि किसी भी स्त्री का पराय मर्द से संबंध, या किसी भी मर्द का पराई स्त्री से संबंध, शादी होने के बावजूद का आरोप लगाते हैं। व्यभिचार का झूठा आरोप। अब नंबर 3 लिखा हुआ है, अन्य स्त्री एवं पुरुष के साथ निवास जो उसका रिश्तेदार नहीं है। मान जो स्त्री पुरुष है वो शादी कर चुके हैं मगर उनका कोई संबंध नहीं है पराये स्त्री मर्द से, मगर उसका निवास कर रहे हैं, साथ में रह रहे हैं। समझ में आया? साथ में निवास करने का मतलब क्या हुआ? साथ में रह तो रहे मगर दोनों का संबंध नहीं है। जैसे कि मतलब लिव इन रिलेशनशिप है, उसमें दोनों साथ में रहते तो है, फिजिकल रिलेशनशिप भी बनाते हैं, म्यूचुअल कंसर्न से लिव इन रिलेशनशिप बनाते हैं। क्या वो लीगल है? सर एक बार रिपीट क्वेश्चन। क्या वो लीगल है? सर रिपीट क्वेश्चन एक बार। लड़की साथ में, मैं ये पूछ रहा हूँ धीरेन्द्र, मैं ये पूछ रहा हूँ कि जब लिव इन रिलेशनशिप के अंदर लड़का लड़की साथ में रहते हैं, फिजिकल रिलेशनशिप भी बनाते हैं और बस साथ में सहवास भी करते हैं और उन दोनों का कोई रिश्ता नहीं है, ठीक है, तो क्या वो लीगल है या वॉइड है या इलीगल है? एक ही क्वेश्चन, थोड़ा दिमाग लगाओ। लिव इन रिलेशनशिप को क्या है? वेद माना है ना धीरेन्द्र? लिव इन रिलेशनशिप को वेद माना है, तो जो वो दोनों साथ में रह रहे तो वो लीगल हुआ ना? जी सर, रह रहे बिल्कुल लीगल है सर। और अभी रिसेंटली एक केस आया,
अभी परसों के अखबार में केस आया था, उसमें लिखा हुआ था लव मैरिज पार्टनर कर रहे उनको अपना सुनने सर सर सॉरी था सर, लॉ ये 18 और ये दोनों बालिग होना चाहिए सर, 18-21 प्लस होना चाहिए, लड़का लड़की दोनों। बालिग तो बालिग है, उसको राइट से वो अपना पार्टनर चुन सकता है ना। ये पढ़ा था ना अभी 3 दिन पहले की न्यूज है ये। जी सर। झूठा डांडिक अभियोग, किसी को झूठे केस में फंसाना, उसे झूठा आरोप लगाना कि मेरी पत्नी का किसी के साथ संबंध है और वो किसी से फोन पे बातें करती है। झूठा डांडिक अभियोग, खुद के द्वारा रची गई घटना। मैंने कि ए और बी, ए बी का, बी की जो लड़की है बाहर आके खड़ी होती है और ए बाहर खड़ा है और उसके एक जो ए के जो परिवार वाले हैं, बी के जो परिवार वाले हैं, वो चाहते हैं कि इसको फंसाना आदमी को और बोल देते हैं कि मेरी बेटी का इसने छेड़ने की कोशिश की है और उस पर पॉक्सो का केस लगा देते हैं, है ना। पॉक्सो का केस लगा दिया, उसको अंदर जेल में टिका दिया। अब गली वालों ने उसको कूटा, हाथापाई की, कूटता की उसके साथ में, तो झूठा डांडिक अभियोग हो गया ना उनके खिलाफ, स्टूडेंट मिल गया ना, मेरी गलती नहीं है। अफसरों से झूठी शिकायत नंबर 5, इसका अर्थ क्या होगा बताइए। कार्यालय में सर सीनियर से झूठी कंप्लेंट कर दो, उसे पद मुक्त करवा दो, इस तरह से। तो ये सर मानसिक हैरेसमेंट है। जैसे कि मानसिक हैरेसमेंट कैसे है, जैसे कि मैंने कि आपके सीनियर है, उसको जाके मैंने बोल दिया कि अहमद जी तो ऑफिस में 12 बजे आते हैं और ऑफिस में दिन भर यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं और दिन भर मजे मारते हैं। शिकायत कर दी मैंने। अब सीनियर ने क्या किया, आपकी सर्विस रिकॉर्ड के अंदर लाल पेन से लिख दिया, तो क्या होगा, आपके ऊपर लाल साइन चल गई, आपका सर्विस रिकॉर्ड खराब हो गया, आपके खिलाफ डिपार्टमेंट एक्शन ले सकता है ना। ये भी मानसिक कुर्ता का उदाहरण है। अब नंबर 6, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक परीक्षा को लेके, दुर्भावपूर्ण कलंकित करने वाले झूठे आरोप। कलंकित कैसे, समाज के अंदर एक प्रतिष्ठित व्यक्ति जिसका समाज में बहुत बड़ी इज्जत है, शानो शौकत है, उसका नाम चलता है, उसके नाम से लोग जानते हैं और वो सब लोगों में परिचित है, और उसकी छवि को खराब करना, उस पर गलत आरोप लगाना कि उसका किसी औरत के साथ संबंध है, या उसका झूठा एमएमएस बना के उसको मैंने एक्सपोज करना, उसके साथ मानहानि बने, कहते हैं डिफेमेशन, आप तौर पे पढ़ेंगे। तो दुर्भावपूर्ण कलंकित करने वाले झूठे आरोप, उसको मानसिक उत्पीड़न करना, ये मतलब उस आदमी ने कुछ किया नहीं तो भी उसको फंसाना झूठे केस में। आपने अभी रिसेंटली 2-3 साल पहले केस सुना होगा, जिस केस में बड़े बड़े वकीलों ने भी पार्टिसिपेट किया था। एक बड़ा केस था, वो केस का नाम क्या बताइए, एक सेलिब्रिटी केस था। धीरेन को आइडिया है सेलिब्रिटी केस का? धीरेन, शारदा जी, किसी को आइडिया है? नो सर। नो सर। ए से नाम है केस का स्टार्टिंग, क्या नाम है सर? ए से स्टार्ट है केस, जो चल रहा है ए से स्टार्ट है, वो गुरु है। गुरु मैंने अपने पढ़ाने वाले गुरु सर। नहीं, धार्मिक गुरु। आसाराम। हाँ राइट, क्या बोला आपने? आसाराम बापू। आसाराम बापू का जो केस है, देखो सपोज एक प्रैक्टिकली तो काफी पुराना केस है सर। 4-5 साल तो हो गए ना, अप्रोक्सली 3-4 साल पुराना केस मैंने बात की है। हाँ हाँ सर। तो इस केस को स्टडी करते हैं थोड़ा सा अपन, किस केस में क्या हुआ था, कुछ पता है आपको? किसी को कुछ पता है इस केस में क्या हुआ था?
सर इस केस को 7 साल हुए सर, मुझे याद है अच्छे से। मैं 11th में था उस समय, और हमारे केमिस्ट्री वाले टीचर ने सर आसाराम जी को बहुत घिसा था क्लास में, इसलिए सर अच्छे से याद है मुझे। तो हेमंत जी आप बताइए कि इस केस में हुआ क्या था? इस केस में सर एक बच्ची के पिताजी ने वाद दायर करवाया था आसाराम के खिलाफ कि मेरी बेटी का बलात्कार किया गया उनके आश्रम के अंदर। हाँ ये सर मुख्य केस था, और वो जो पिता और बेटी थे वो सालों से उनके जजमान थे आसाराम बापू के, आश्रम में आते जाते रहते थे। अब मेरी बात सुनना, आप एक वकील की नजर से देखो, आसाराम जी को एक बार जी। सेलिब्रिटी छोड़ दो, तो सेलिब्रिटी नहीं है, अपन एक केस की बात कर रहे हैं, जो सेलिब्रिटी नहीं है, एक आम आदमी है। और भारत के अंदर आप जानते हैं कि नॉर्मली जो केसेस होते हैं रेप के, उसमें से 70% केस तो पुलिस थाने में दर्ज ही नहीं होते। सही है गलत है? राइट है सर, बिल्कुल। राइट है ना? तो केदारमल जी, मेरे कहने का सर अभी मतलब क्या है कि अगर थोड़े दिन पहले का केस है सर, उसमें पुलिस वाली एक तो अभी 4-5 दिन में हुआ है ना? हाँ हाँ नहीं, वो तो हाँ, बच्ची पुलिस का वाली के साथ में। नहीं, हाँ, ये वो थोड़े दिन मतलब 10-15 दिन हुआ है पुलिस वाली का। हाँ, पंजाब वाला केस। तो सर राइट हाँ राइट, बट उसका मैं जो चीज कह रहा हूँ, बैक टू द पॉइंट, हेमंत जी आपकी बात सुनेंगे, बैक टू द पॉइंट, मैं जो बात कर रहा हूँ वो कंप्लीट करते हैं पहले। भारत में 70% रेप के केस दर्ज ही नहीं होते हैं, कोर्ट में तो पहुंचते ही नहीं है वो केस, बीच में ही सुलह हो जाता है, पैसे वैसे लेके निपटारा, वकील कोर्ट जाता ही नहीं है, बीच में ही सुलटारा कर लेते हैं, पैसा वैसा लेके खत्म, मामला खत्म। तो इसका अर्थ क्या है कि 70% जो केस दर्ज होते ही नहीं, 30% केस दर्ज होते हैं, उसमें से अगर सपोज मानो के 30% केस में भी क्या होता है, मैं एक चीज लिख रहा हूँ, उस चीज को समझना। क्या लिखा है मैंने? म्यूचुअल म्यूचुअल कंसर्न। अब मुझे चीज बताओ कि जब आसाराम जी के वहां पे हेमंत जी, जब वो पिता और पुत्री आ रहे थे, हाँ, जब तो वो उनके जजमान थे, जी। प्यार से वो लोग आते थे, बातें करते थे, दान दक्षिणा देते थे और सब कुछ करते थे। वो पहली बार तो उनके उनके आश्रम में नहीं गए थे। वो तो बहुत पुराने थे सर, उसने तो आश्रम बनाने के लिए जमीन दान की थी उसके पिताजी ने सर, हाँ, वो तो जमीन भी उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट पिताजी है ने। ना। हाँ, तो जी सर। इम्पोर्टेंट पॉइंट तो ये देखो ना आपके, वो दोनों। अब मुझे चीज बताओ कि आज पॉक्सो के मामले में जितने लोग फंसे हुए, आपको लगता है कि जो का वृद्ध इंसान है वो कुछ कर सकता है? सर करने को होने को बहुत कुछ होता है सर, और हमारे देश में जो ये गोरख धंधा बन चुका है सर साधु का, ये सर आप हम सब जानते हैं कि सर इनके भगवा रंग के पीछे काले चेहरे होते हैं सर, तो होने को तो बहुत कुछ हो सकता है। नहीं नहीं, हेमंत जी, मैं नॉर्मली बात कर रहा हूँ कि अगर किसी भी इंसान को गलत, जो निर्दोष है, मैं आसाराम जी की बात नहीं कर रहा हूँ, जो व्यक्ति जी निर्दोष सर। है उसको अगर फंसाया जा रहा है, उसको कलंकित किया जा रहा है झूठे आरोप में, उसकी छवि को खराब किया जा रहा है, आप उसके वकील हो तो आप दलीलें पेश करोगे ना अपनी, कि भाई मेरा जो मुकम्मल, मेरा जो क्लाइंट है वो पिछले 10 साल एक इज्जतदार पद पे संबंध रखता है और उसने ऐसा कुछ नहीं किया, उसकी छवि को खराब करने के लिए जो झूठे आरोप लगाए गए हैं, उसकी पुरानी हिस्ट्री। अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक सबसे बड़ी चीज कही है, जमानत जब भी एक्सेप्टेबल होगी जब उसका पुराना हिस्ट्री रिकॉर्ड चेक किया जाएगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, कि सुप्रीम कोर्ट जब किसी की, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब भी मैंने छोटी कोर्ट किसी की जमानत एक्सेप्ट करेगी कि उसका पुराना पहले का रिकॉर्ड देखा जाएगा कि वो व्यक्ति पहले कैसा था। आपने अहमद जी चीज पढ़ी है एक बार में? नहीं सर पढ़ी तो नहीं है, बट आप कह रहे हो ये राइट है सर।
धीरेन सुना है आपने ये चीज? जी नहीं सर। और देखना परसों का। कब का अब सर? नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं अपन। कब का परसों सर? परसों मैं स्क्रीनशॉट भेज दूंगा आपको। चलते हैं नंबर 7, दाम्पत्य संभोग को नकारना। इसका अर्थ क्या होगा, कोई बताएगा? दाम्पत्य संभोग को नकारना, पति पत्नी के बीच हो रहे संभोग को। हाँ, सहवास करने को मना करना, नकारना। पत्नी द्वारा गर्भपात कराना, ये क्राइम है। गर्भपात क्या होता है, आपको पता होगा गर्भपात क्या होता है? एबॉर्शन करवाना, लिंग भ्रूण हत्या। लिंग भ्रूण हत्या, ये क्राइम है। अगर कोई डॉक्टर ऐसा कुछ करता है तो उसके खिलाफ आप बात दायर कर सकते हैं। और पत्नी द्वारा गर्भपात एक ही कंडीशन में होता है, अगर उसकी जान को खतरा है और डॉक्टर लिख के देता है कि इसकी वजह से इसकी जान जा सकती है, तभी वो सही माना जाएगा। क्योंकि देखो, उसकी एक छोटी जान की वजह से बड़ी जान कोई भी इंसान गंवाना नहीं चाहेगा। आई एम राइट या रॉन्ग? सही है? चिप्स खानी है जीजी? खानी है क्या? हेमंत जी आवाज आ रही है आपकी सबको? एमएन जी चिप्स खिला रहे हैं सबको। सॉरी सर। क्या पता हेमंत जी को चिप्स ज्यादा पसंद आ गई लग रहा है ऐसा। सर खाना नहीं खाया आज, तुरंत आके बारिश हो रही थी, फंस गया था कहीं बाहर। तुरंत सर 2:55 पे आया, फटाफट ज्वाइन करके बैठ गया। एक मिनट मैं स्क्रीन ले लेता हूँ। सर आज 150 का पानी पूरी खिलाएगी। क्या हुआ? हेलो धीरेन मार। 150 का पानी पूरी खिलाएगी सर। क्या बात है? धीरेन ये पर्सनल है, ये बात क्लास में नहीं होती है। हाँ सही है, क्लास में नहीं होती ये बातें। हाँ तो आप कोर्ट में बात ला सकते हो कि चलती क्लास में पानी पूरी के लिए मानसिक प्रताड़ित किया गया। बिल्कुल सर, मैं इसे धीरेन पे केस करूंगी। अच्छा चलो कॉलेज चलते हैं और सर के पारस सर के साथ फैसला सुनाते हैं। हाँ पारस जी सर के साथ में ही करेंगे, बिल्कुल मैं केस लेके जाऊंगी। केस लेके जाओगे? मूड कोर्ट मूड कोर्ट कराएंगे, एक बार करवाया था ना बीच में। हाँ बट अपन बैक टू द पॉइंट आ जाते हैं, ठीक है? बाकी बातें बाद में रखते हैं। अपन ने कहां तक पढ़ लिया है? नंबर 8 धारा लिखिए, नंबर 8 धारा लिखनी है। हिंदू विवाह का रजिस्ट्रीकरण। हिंदू विवाह का रजिस्ट्रीकरण का मतलब क्या होगा, हेमंत जी बताइए? हिंदू विवाह का पंजीकरण सर। रजिस्ट्रीकरण क्या होगा पहले ये बताओ। पंजीकरण तो पंजीकरण। हाँ, राज्य सरकार हिंदू विवाह को साबित किया जाना सुपुर्द करने के प्रयोजन से ऐसा नियम बना सकेगी जो ये उपबंधित करे कि ऐसे किसी विवाह के पक्षकार अपने विवाह से संबंध विशिष्टियों इस प्रयोजन में लिए रखे गए हिंदू विवाह रजिस्टर में ऐसी रीति में ऐसी शर्तों के अध्ययन जैसे ही विध की जाएगी प्रविष्टि करा सकेंगे। मुझे चीज बताओ, जब हिंदू मैरिज विधि के अनुसार किसी की शादी हुई है, वो हिंदू मैरिज सर्टिफिकेट ले रहे हैं शादी का, तो उसके अंदर किस किस के साइन आएंगे? सबसे पहले मुझे ये बताइए। आपने कभी किसी का मैरिज सर्टिफिकेट देखा होगा या कोई अप्लाई करता है तो उसके अंदर सबसे पहले शादी का कार्ड,
पति पत्नी के दोनों का एक पासपोर्ट साइज फोटो और साथ में एक फोटो, और सर जिसका कार्ड ही ना हो तो? क्या नहीं हो, क्या कह रहे हो धीरेन आप? कार्ड नहीं हो तो? जिसका कार्ड ही नहीं हो तो? शादी की पत्रिका तो होती है ना, सबके होती है। लेकिन हाँ, तो कहाँ पे होती है? जो गरीब परिवार से उसकी होती भी नहीं है। अरे धीरेन, बिना शादी ऐसा के कार्ड तो रुको 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 धीरेन, आज के टाइम में डिजिटल बिना कार्ड शादी के कार्ड शादी होती ही नहीं है। सर लेकिन सर कार्ड तो होता जो ही है। सर जो आज से जो या- निर्धन परिवार से है, वो चावल लेके जाता है, पीले चावल सर। अरे लेके तो कोई जाते बात हैं। नहीं, अगर वो कार्ड नहीं, शादी का कार्ड नहीं होता है तो शादी की फोटो होती है, उनका कोई तो एविडेंस होता है ना पुराना। धीरेन धीरेन धीरेन, सही बात बोली, क्या बोला इसने कि शादी का कार्ड नहीं है तो शादी के फोटोग्राफ से जिस पंडित जी ने शादी कराई है, और वो सारी चीजें आपको पेश करनी पड़ेगी, प्रस्तुत करनी पड़ेगी फैमिली कोर्ट में, है ना? जी सर। तो आगे चलते हैं अपन। उपधारा 2 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी यदि राज्य सरकार ये राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, तो वह योगबंद कर सकेगी कि उपधारा 1 में निर्दिष्ट विशिष्टों की प्रविष्टि किए जाना आवश्यक है। पति पत्नी का नाम, पति पत्नी के पिताजी का, माताजी का नाम, उनकी आयु, उनकी डेट ऑफ बर्थ, वो सब उसमें एंट्री होनी चाहिए। और जो पंडित जी ने पूजा कराई है, शादी कराई है, उनका भी नाम होना चाहिए, जिस पंडित जी ने शादी कराई है उन दोनों की। और जो गवाह कि मैं इस व्यक्ति को इतने साल से जानता हूं, गवाह तो वही होंगे ना धीरेन, या अलग होंगे गवाह? सर वही है। और जानता हूँ, और शादी में मतलब वहाँ पे था, उपस्थित था शादी करने। गिटार बज रहा है, शारदा परेशान हो रही है, शारदा बोलती है गिटार मत बजाए। नंबर, सर अगर बिल्कुल मैं परेशान हो रही हूँ, पता नहीं किस में गिटार बज रहा है। अपना माइक बंद कर दीजिए सब लोग। मैंने माइक किस चीज के ऑन है? फिलहाल तो आपका ही ऑन है। तो व्यवसायिक होगा जहां भी कोई ऐसी निर्देश निकाला गया है, वहां इस निमित्त बनाए गए किसी भी नियम का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के खिलाफ जुर्माने से, जो कि 25 रुपए तक का हो सकेगा या दंडनीय होगा। या तो 25 रुपए जुर्माना भरना पड़ेगा या दंड भुगतना पड़ेगा। नंबर 3 पॉइंट, इस धारा के अधीन बनाए गए सभी नियम बनाए जाने के पश्चात यथाशीघ्र राज्य विधानमंडल के समक्ष रखे जाएंगे। नंबर 3 पॉइंट क्या हुआ इंपॉर्टेंट, कि जो भी नियम बनाए गए हैं वो यथाशीघ्र राज्य विधानमंडल के समक्ष रखे जाएंगे। नंबर 4 पॉइंट क्या था, हिंदू विवाह रजिस्टर निरीक्षण के लिए सभी युक्ति युक्त समय पर बुला रहेगा। अपने से अंतर्विष्ट कथनों में साक्ष्य के तौर पर पत्नी की तरफ से 2 लोग और पति की तरफ से 2 लोग। जब लव मैरिज होती है तब भी यही होता है ना, धीरे धीरे अलग होता है। सर यही होता है। अगर जब लव मैरिज होती है धीरे, उसमें क्या होता है, जो पक्षकार है दोनों, उन पक्षकारों की एज पूरी होनी चाहिए, दोनों वयस्क होने चाहिए, फिजिकली मेंटली अच्छे होने चाहिए, पागल नहीं होने चाहिए, और वह हिंदू होने चाहिए दोनों, आयु पूरी होनी चाहिए सर, विवाह पूरी योग्य होनी आयु। चाहिए, और कुछ दोनों सर धर्म एक होना चाहिए था किसी दोनों का। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये चीज हो गई। और इस धारा के अंतर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए भी ऐसी प्रविष्टि करने में हुआ लोप किसी हिंदू विवाह की विधि मान्यता पर प्रभाव नहीं डालेगा। मैंने आज के टाइम कहते हैं ना इंटरकास्ट मैरिज, ये वर्ड सुना होगा आप लोगों ने, इंटरकास्ट मैरिज, अंतर जातीय विवाह।
धीरेन्द्र बताइए, अंतर जातीय विवाह क्या होता है? किसी को कोई आइडिया है? हेमंत जी दूसरी जाति में बताइए। बनाना सर, दूसरी जाति में विवाह की बेटी के संबंध बनाना। जैसे कि जैन परिवार है और वह चौधरी की बेटी के साथ विवाह करता है, तो क्या हुआ? अंतर जातीय विवाह हुआ। जी सर। अब हम पढ़ेंगे धारा 9। धारा 9 लिखिए, कॉपी के अंदर लिखिए, सब लोग लिखिए धारा 9। सर मैंने लिखा हुआ पहले से ये तो। धारा 9 लिखा हुआ आपने? जी सर पूरा लिखा। कब लिखा धीरेन्द्र? किसी ने कराया था ये? आपने खुद से लिखा है? नहीं सर, मैंने खुद ने लिखा सर ये। ओके, बाकी किसी ने लिखा तो वो लिखिए। धारा 9 दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापना। दाम्पत्य के जो अधिकार है उसकी वापस स्थापना, प्रतिस्थापना। इसका क्या पॉइंट है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं ये कर रहा हूं, देखो, दाम्पत्य अधिकारों का प्रतिस्थापन और न्याय प्रतिकरण। एक तो होता है उनकी वापस दोनों सर, के मैं बीच में समझौता धारा करना, 10 एक होता है सर फुल 9 कर ले टेंस फिर सर। 10 करते हैं। हाँ धीरेन्द्र पहले 9 कर लेते फिर 10 करते हैं, ठीक है? तो प्रतिस्थापना क्या होती है? जो मतलब कि दोनों के बीच में समझौता करवाना कि तुम तलाक मत लो। और न्याय प्रतिकरण क्या होता है? जुडिशियल सेपरेशन, कि दोनों पक्षकार में से एक पक्षकार रहना नहीं चाहता, उन दोनों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग खत्म हो चुकी है और वो अर्जी देता है कि मुझे अब इससे अपने पार्टनर से अलग रहना है। ठीक है, कहते हैं जुडिशियल, और कोर्ट आदेश देते हैं कि आप अलग रह सकते हैं, तो क्या होगा? जुडिशियल सेपरेशन। हेमंत जी समझ में आया सबको ये अच्छे से? धीरेन्द्र समझ में आया? जी सर। हाँ, तो पढ़ते हैं दाम्पत्य अधिकारों की प्रत्यास्थापना। जबकि पति या पत्नी अपने को दूसरे के साहचर्य से किसी युक्ति युक्त प्रति हेतु के बिना प्रत्याह कर लिया हो, तब व्यतीत पक्षकार दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन के लिए जिला न्यायालय में अर्जी दे सकता है। अब जिला न्यायालय क्या होगा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। हेमंत जी सही है? जी सर। राइट सर। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर एक अर्जी की आवेदन किया जाएगा और न्यायालय ऐसी अर्जी में किए गए कथनों के सत्य के बारे में पूरा डीपली उसका आधार पता लगाएगा कि ये बात सही है या गलत है, और कोई वेद आधार नहीं है कि आवेदन मंजूर क्यों न कर लिया जाए। अपना समाधान हो जाने पर दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन डिक्री कर सकेगा। जैसे कि किसी का डाइवोर्स हो गया, वो चाहते हैं कि डाइवोर्स उनको नहीं लेना है, ठीक है, तो वापस वो प्रत्यास्थापन की डिक्री ले सकते हैं। समझ में आया आपको कि प्रत्यास्थापन क्या चीज होती है? किसी को कोई डाउट है इसके अंदर, प्रत्यास्थापन के अंदर? सर एक बार शॉर्ट में बता दीजिए प्रत्यास्थापन फिर से सर। प्रत्यास्थापन के लिए मैंने वापस समझाऊं? हेमंत जी 2 मिनट होल्ड करना है, एक अर्जेंट एक प्रिंट निकालना है मुझे, 1 मिनट के लिए।
साथियों, पढ़ाई कैसी चल रही है? बालकों की पढ़ाई तो बढ़िया चल रही है। प्रत्यय स्थापना बालको जो कि अपने एग्जाम का सेंटर है ना अपने पीजी कॉलेज में है, जालोर वाली पीजी कॉलेज में, अपने खुद के कॉलेज में नहीं होंगे। किसने बोला? लेकिन वो जेएनयू वालों के है। मैंने सर से पूछा, उस दिन मैं कॉलेज गई ना, तब सर से पूछा था, पारस जी सर ने भी बताया है। और आज मैं गर्ल्स कॉलेज में गई ना, बैक टू द स्टडी। दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यय स्थापना। जो पति पत्नी है, आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर। जिला न्यायालय के अंदर अर्जी की आवेदन कर सकेगा। और वैसे जो बातें उसने लिखी है वो बातें, उसका आधार सही होना चाहिए। अगर आधार गलत है तो उसके खिलाफ। और जो पति पत्नी डिग्री लेने के बाद में वापस चाहते हैं कि उनका रिश्ता सही चले, वापस वो दोनों एक होना चाहते हैं, तो वो दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यय स्थापन की डिग्री ले सकेंगे, कोर्ट में दे सकेगा। अब स्पष्टीकरण क्या लिखा है कि जहां तक ये प्रश्न उठता है कि साहचर्य, साहचर्य क्या होता है? साहचर्य का अर्थ क्या होगा? बताइए शारदा जी, साहचर्य के प्रत्याहरण क्या होगा? मैंने कल बात कही थी, पता है नो इम्पोर्टेंट आइडिया चीज, सर। कि अगर दोनों गैलो गैलो पे तो दोनों की शादी नहीं होती है, इसे वेद नहीं मानेंगे। मैंने एक ही जी गोत्र सर। के, इसे कहते हैं हाँ साहचर्य। सर हाँ सर, कानूनी समझ गए। सर कानूनी रूप से हाँ, तो वेद हो सकता है ना? वेद कैसे होगा मुझे ये बताओ। आप बताइए कि अगर आप अग्रवाल के अंदर जो गोत्र है आपका, और आप उसी गोत्र से एक लड़की से शादी कर रहे हो, मान लो वेद कर लिया, मगर साहचर्य हाँ। प्रत्याहरण जो है, इससे एक तरफ से तो वो वॉइड है ना, वैलिड नहीं हुआ ना। ऐसे नहीं सर, ये तो अपने हिंदू सिस्टम में था सर। अपने हिंदू समाज के अंदर एक बात है कि सेम गोत्र में शादी इसलिए नहीं की जाती है क्योंकि जैसे ब्लड रिलेशन हो जाता है एक तरह से, क्या एक ही पूर्वजों की सारी, तो आनुवांशिक बीमारियां होने के चांस रहते हैं सर। बस ये साइंटिफिक रीजन था, इसमें होती थी सर, लेकिन आजकल तो होती है ना सर। आजकल होती है, मगर शारदा जी को अच्छे से पता होगा कि हमारे जो समाज है अभी ऐसा कुछ अभी नहीं होता हम लोगों में। अभी भी आज भी वो चीज चल रही है कि धीरे आप बताइए कि साथ चलिए, मैंने एक ही गोत्र में शादी होती है किसी की? आप बताइए धीरे। सर नहीं होती है। सर क्या बोल रहे हो आप? मैं कह रहा हूँ कि अगर आपका गोत्र सुंदेसा है तो आपकी शादी सुंदेसा लड़की से हो सकती है। नहीं सर। अमन जी, आर यू क्लियर? सर क्लियर तो है, लेकिन मान लो सर जैसे कि कोई लड़की लड़का सेम गोत्र के थे और एक दूसरे को पसंद करके शादी कर ली, इन फ्यूचर सर डाइवोर्स की कंडीशन में फिर तो बात भी नहीं लाया जा सकता सर। फिर तो वो लड़की ये नहीं कह सकती है कि मैंने इससे शादी की और ये मुझे परेशान कर रहा है। नहीं, डाइवोर्स तो होगा, उन दोनों का डाइवोर्स तो होगा, मगर साथ बट चलने सर के डाइवोर्स नहीं। अरे मेरी बात सुनो आप, कि जो शादी जो स्टार्टिंग से शादी जो हुई है, हेमंत जी, जो स्टार्टिंग से शादी हुई है वो पहले से ही वैलिड नहीं है। हाँ सर ये लॉ में भी लिखा हुआ सर कि सेम गोत्र की शादी नहीं कर सकते। लॉ में तो कहीं लिखा हुआ नहीं है, मगर वो शिकायत करता है तो उसकी एक्शन, डाइवोर्स लेगा ना तो उन्होंने गोत्र सेम होगा ना, तो उससे देखी जाती है ये। इसमें क्या लिखा हुआ है? पढ़िए, आगे पढ़िए। वहां युक्ति युक्त प्रति साबित करने का भार उस व्यक्ति पर होगा जिसने साहचर्य से प्रत्याहरण किया है। किसी को भगा के, प्रत्याहरण मतलब क्या हुआ? किसी को भगा कर, किसी को भगा कर लेके आए हो और वो अलग कास्ट की है या मैंने कास्ट की है, सेम गोत्र की है, तो उस व्यक्ति का भार है और उसे ये बात साबित करनी पड़ेगी कि मैंने उसे भगा के नहीं लाया है। समझ में आया? वो अपने सर बयान अगर
सर बयान दिए जाते हैं लड़का लड़की बयान दे देते हैं अपने, तो सर उसको एकदम वैध विवाह मान लिया जाता है। ये दियो मान लिया था धीरेन्द्र, हेमंत जी सही है, मगर सपोज मानो कि लड़की अपने बयान से पलट जाए तो धीरेन्द्र कुटाई किसकी होगी, लड़की की या किसी और की? तो सर जैसे ही कोर्ट से बाहर लड़का निकलेगा वैसे ही सर उसके लड़की वाले तैयार रहेंगे कोर्ट के बाहर, क्या जब तो शारदा जी बार बार जा रहे हैं, शायद नेटवर्क इशू हो रहा है उनका। आगे चलते हैं। नंबर 10 इंपॉर्टेंट चीज है, न्यायिक प्रतिकरण। न्यायिक प्रतिकरण क्या होगा? महिमा जी बताइए, न्यायिक प्रतिकरण क्या होगा? आपको कोई आइडिया है तो बताइए। जीनल और शारदा जी आप बार बार आ रहे जा रहे, नेटवर्क इशू है सर क्या? मैंने नेटवर्क बार इशू बार जा रहा है, आवाज नहीं आ रही है फिर। अब आ रही है आवाज आपको? जी सर। हाँ अभी आ रही है सर। शारदा जी मुझे ये बताइए कि जुडिशियल सेपरेशन क्या होता है और किस धारा में इसकी बात कही गई है हिंदू विधि के अंदर? क्या सर? न्यायिक प्रतिकरण क्या होता है? जुडिशियल सेपरेशन। नो आइडिया सर। महिमा जी सर क्या वर्ड आप बताओ। न्यायिक मैं समझ नहीं पा रही हूँ सर ये सर बराबर। न्यायालय के अंदर जुडिशियल सेपरेशन दिया गया और धारा के 1 by 1 बोलिए फर्स्ट ऑफ ऑल, तो डिस्टरबेंस मत कीजिए क्लास को। 1 by 1 बोलिए। हेमंत जी बोलिए आप बोलिए। न्याय न्यायिक पृथक्करण का मीन सर, जैसे कोई चीज हमारे सामाजिक रीति रिवाज के अनुसार तो ओके ठीक है मान्य है, लेकिन सर अगर कानून उसे नहीं मानता है तो कानून के अंदर बात दायर करने से पहले सर वो फॉर्मेलिटीज पूरी करके और उस केस को थोड़ा सा क्लासिफाई कर दिया जाएगा सर। आई थिंक ये चीज है। और दोनों अलग अलग सहवास कर सकते हैं, अलग अलग रह सकते हैं, कुछ हद तक सही है। प्रॉपर वे से मुझे कौन बताएगा? धीरेन्द्र आप ट्राई करेंगे? सर याद नहीं है अभी तो। केदारमल जी आप? सर याद नहीं है। महिमा जी आपको? सर इसका मतलब ये होता है क्या, जैसे कि हस्बैंड वाइफ दोनों के आपस में नहीं बनती है, या मान लो कोई पत्नी है वो अपने पीहर जाना चाहती है, पति को ये बात बार बार पसंद नहीं आती है, तो उस कंडीशन में वो बात लाती है तो न्यायालय उनको ये परमिशन देता है कि आप थोड़े समय अलग रह सकते हो अपनी पीहर जाके आराम से, तो न्यायालय की तरफ छूट मिल जाती है ना सर? एकदम सही है, 80% तक सही है। आगे चलते हैं, समझते हैं। न्यायिक प्रतिकरण का नंबर 1 पॉइंट है, विवाह का कोई पक्षकार, चाहे वो विवाह इस अधिनियम के प्रारंभ या पूर्व में हुआ है, या तो इस अधिनियम बना उसके समय हुआ है या उसके पूर्व की जो मैरिज हुई है पश्चात अनुस्थापित हुआ हो, धारा 13 की उपधारा 1 मेरा जूते कहाँ रखे यार, वहाँ जूते क्यों रखे? क्या हुआ? जी आप पकौड़ी खिला रहे हैं, क्या विचार है आपका? नंबर फर्स्ट पॉइंट है धीरेन्द्र, विवाह का कोई पक्षकार वैध अधिनियम के प्रारंभ से या पूर्व, शादी पहले हुई है या बाद में हुई है अधिनियम बनने के, धारा 13 की उपधारा 1 में विनिर्दिष्ट किसी आधार पर और पत्नी की दशा में उक्त धारा की उपधारा 2 में विनिर्दिष्ट किसी भी आधार पर भी जिस पर विवाह विच्छेद के लिए अर्जी पेश की जा सकती है। डाइवोर्स का केस फाइल कर रहे हैं वो लोग, क्या कर रहे हैं हेमंत जी? डाइवोर्स केस फाइल कर रहे हैं दोनों लोग, और किसी आधार पर, हाँ सर, और दोनों को साथ में नहीं रहना है, उन्होंने अर्जी पेश कर दी, कोर्ट में एप्लीकेशन लगा दी डाइवोर्स की, और वो न्याय प्रतिकरण की डिक्री के लिए भी प्रार्थना करते हुए अर्जी पेश करेगा उसका वकील कि मेरा क्लाइंट उस व्यक्ति के साथ में रहना नहीं चाहता, पति पक्षकार के साथ में। वो उसके बाद मारपीट करता है और उसे धमकी देता है, अब मुझे पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए, मगर हकीकत में पुलिस प्रोटेक्शन नहीं मिलता है। नंबर 2 पॉइंट है, जहां की न्यायिक प्रतिकरण की डिक्री पारित हो गई है वहां अर्जीदार इस बात पर बाध्यता नहीं होगी
कि वह प्रत्यर्थी के साथ सहवास करे, किंतु दोनों पक्षकारों में से किसी के भी अर्जी द्वारा आवेदन करने पर तथा ऐसी अर्जी में किए गए कथनों की सत्यता के बारे में अपना समाधान हो जाने पर न्यायालय कोर्ट यदि वह ऐसा करता है न्याय संगत युक्ति युक्त समझे तो डिक्री का विखंडित कर सकता है, डिक्री को चैलेंज कर सकता है। मगर डिग्री कभी चैलेंज होती नहीं है, मगर डाइवोर्स की डिग्री को भी चैलेंज कर सकते हैं हाई कोर्ट में। और चैलेंज कहाँ होता है हेमंत जी? हाई कोर्ट में होगा या जहाँ पे डिसीजन मिल चुका है वहां से संतुष्ट नहीं है तो आप कहाँ अपील करते हैं? वापस हाई कोर्ट में करते हैं ना। अगर हाई कोर्ट में अपील हाई कोर्ट से भी संतुष्ट है तो कहाँ जाते हैं अपन लास्ट में? सुप्रीम कोर्ट। हेमंत जी मैं सही कह रहा हूँ ना? यस सर, यू आर राइट। शादी जी केस है आपके सामने, दो पति पत्नी है, 7 साल शादी को हो गए और किसी कारणवश पति पत्नी के साथ घरेलू हिंसा करता है और वो लड़की अपने मायके आके बैठ जाती है और वह कोर्ट में बाद एप्लीकेशन लगाती है कि मुझे अपने पति से अलग रहना है। क्या वो एप्लीकेशन लगा सकती है डाइवोर्स के साथ में? यस या नो? सर एप्लीकेशन तो लगा सकती है बिल्कुल, लेकिन सर उसके पीछे उसके रीजंस जाने जाते हैं पूरे कि इसकी प्रॉब्लम क्या है, वो किस कारण से लगा रहे हैं। ग्राउंड सर, जो ग्राउंड होते हैं वो देखे जाते हैं। हेमंत जी ग्राउंड तो होते हैं बट एक एविडेंस में एक शब्द है रिलेवेंट एंड फैक्ट, तथ्यों को जानना। जो बिल्कुल सर, तथ्यों को जानना जरूरी है। जब तक हमें उसके फैक्ट नहीं पता है कि रियल में बात क्या है, ग्राउंड तो पर लड़की बोल देगी कि पति मुझे मारता है, मगर उसके रिलेवेंट फैक्ट्स नहीं पता है, कोर्ट को उसके एडवोकेट को नहीं पता है, तो कोर्ट में क्या बताएगा? कहते हैं ना डॉक्टर के पास जाते हैं तो अपनी बीमारी का सब कुछ बात करनी पड़ती है कि मेरा पेट दर्द कर रहा है या कान दर्द कर रहा है। अगर आप बोलोगे कान दर्द कर रहा है, डॉक्टर कान दर्द की दवा देगा ना कि पेट दर्द की। समझ गए कि वकील को आप अपनी बात सारी बात बतानी पड़ती है। वकील कोई भगवान नहीं है या वो सुपरमैन नहीं है, उसको सब पता है, जज को भी नहीं पता है। सही है हेमंत जी? वीरेन जी सर। एक सवाल है आपके लिए कि दोनों ने म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स लेने के लिए एप्लीकेशन कोर्ट में, जिला न्यायालय में, फैमिली कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई है और दोनों पति पत्नी खुशी से तलाक लेना चाहते हैं और आप कोर्ट में उस पद पे डीजे या मैंने मजिस्ट्रेट बने, आप अपनी बुद्धि युक्ति क्या निर्णय देंगे बताइए? बी ए प्रैक्टिकल क्वेश्चन फॉर यू, गिव मी आंसर प्लीज। सर सबसे पहले तो सर उनको एक वक्त दिया जाएगा, वक्त देंगे कि मामला मतलब दोनों साथ में रहे। उनको 1 साल का वक्त दिया जाएगा, पहले 6 महीने का देंगे और उनको एक वक्त और दिया जाएगा और वो चाहते हैं कि हमको नहीं रहना। फिर क्या होगा? अगर 6 महीने में उनका बीच में उनको हो गया तो वो रहना ही नहीं चाहते, फिर क्या होगा शारदा जी? फिर तलाक की डिग्री जारी करेंगे। शारदा जी आप बताइए बाद में क्या होगा अगर वो कहती है कि हमको रहना ही नहीं चाहते? सर नहीं रहना है, अगर उनको टाइम दिया उस टाइम में भी अगर वो दोनों एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे हैं, फिर उनको ये उनका डिसीजन ही है कि इनको तलाक चाहिए, तो फिर तो कोर्ट को जारी करना ही पड़ेगा। मगर अगर कोर्ट को लग रहा है, कल मैंने चीज कही थी, कोर्ट को लग रहा है कि वो गवर्नमेंट जॉब के लिए तलाक ले रहे हैं तो उसके पीछे उनके तथ्य भी तो जानने जरूरी होंगे सर। अब ऐसा तो नहीं है किसी के मन में हम घुस के देखे कि ये क्या सही बोल रहे हैं क्या रॉन्ग है। हाँ, मगर बी प्रैक्टिकल जो जज है धीरेन्द्र, वो हमेशा सारे तथ्यों को जानकर ही निर्णय देते हैं और वो हमेशा केस की। हाँ हेमंत जी बोलिए आप। सर अभी आपने न्यायिक पृथक्करण के बारे में बताया था ना, ऐसी कंडीशन में कोर्ट उन्हें कुछ समय के लिए न्यायिक पृथक्करण दे देगी। हाँ दे देगी। अगर कोर्ट को लगता है कि वाकई में जो ग्राउंड्स पेश किए जा रहे हैं वो दिखने में ही सही है, बाकी सही है नहीं, और जो रिलेवेंट फैक्ट्स है वो भी सर गलत तरीके से बताए जा रहे हैं,
तो फिर ऐसी कंडीशन में कि जाओ मौत अलग अलग रहो, लेकिन आपको ये डिग्री नहीं मिलेगी। तो धीरेन कुछ कह रहा है, धीरेन बोलिए आप। सर ये तो क्लिक हो गया मेरे हाथ से, क्या बात है? मेरे हाथ का तो क्लिक हो गया मेरे हाथ से। अच्छा, हाथ ऐसी गलती से क्लिक हो गया, कोई बात नहीं। तो बैक टू द स्टडी। इम्पोर्टेंट चीज ये है धीरेन और हेमंत जी, मेरा पढ़ाने का एक मोटिव है कि देखो आपको तो सीखना है, अब मेरा क्या हो जाएगा, रिवीजन, अपडेट हो जाएगी चीज, क्योंकि काफी टाइम से चीजों को घिसा नहीं है, तो वापस वो ऑयलिंग हो जाएगी चीजों को। आपको पढ़ाने से मुझे भी चीजें देखनी पड़ती है, थोड़ी बहुत चीजें देखो। चीज बताओ, सारे गुण सब में नहीं होते, राइट या रॉन्ग? 36 गुण सब में होते हैं? नहीं होते ना। सर्वगुण संपन्न कोई होता है? नहीं होता। और सारे वकील, जितने भी वकील हैं धीरेन और हेमंत जी, सारे वकीलों को सारी धाराएं मुंह पे याद नहीं होती, भी प्रैक्टिकल चीज। आप बड़ा से बड़ा सीनियर वकील उठा के देख लो, उसको आईपीसी की 511 धाराएं याद नहीं होगी, उसे जो इम्पोर्टेंट धारा है वही उसे याद होती है। हेमंत जी सही है गलत है? लोगों का काम पड़ता है, वही धारा है वो पढ़ते हैं। राइट सर, जो फील्ड आपका है उससे रिलेटेड याद रहेगा। अब अगर मैं आपको इनको पूछूं कि नार्कोटिक टेस्ट क्या होता है, अब शारदा जी को पता ही नहीं नार्कोटिक टेस्ट क्या होता है। पता है ना शारदा जी को, पता है कि नार्कोटिक टेस्ट क्या होता है? नो सर। हेमंत जी आपको पता है? यस सर, आई नो दैट। बताइए। नार्कोटिक टेस्ट सर, वो जो अफीम, अम्ल, डोडा पोस्ट, ऐसा कोई मादक पदार्थ आपने लिया हुआ है या नहीं है, उसका सेवन किया है नहीं किया है, उसकी जांच के लिए टेस्ट करवाया जाता है। और एक और टेस्ट जज करवाता है, कोर्ट करवाता है, कि जो अपराधी है वो हमेशा कोर्ट के अंदर बार बार चीजों को गलत बोल रहा है और उससे सच पता लगवाना है, तो उसको डॉक्टर के सामने जज बैठेगा, दोनों पक्षकार के वकील बैठेंगे और गवाह बैठेंगे, और वो उनकी जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू बात रिकॉर्ड होती है और उससे उसको एक दवाई दी जाती है, उस दवाई से उसका टेस्ट किया जाता है कि वो बातें सही कह रहा है या गलत कह रहा है, उससे यस या नो के अंदर ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। धीरे ये बात सही है? आपने एक मूवी देखी होगी, जॉली जी सर। 2। सर मूवी तो नहीं देखा सर, लेकिन सही है। सही है ना? तो आज का टॉपिक यहाँ तक ही रहेगा, बाकी क्लास अपन कर लेंगे। थैंक यू, आप सब जा सकते हैं। सच का सामना था ना सर, एक सीरियल आता था सच का सामना। हाँ आता था। वैसी कोई मशीन की व्यवस्था की जा सकती है क्या सर, या ऐसी कोई मशीन अभी तक है क्या सर? हेमंत जी ऐसी मशीन तो है, मगर जहां तक रियल कोर्स की बात की जाए तो वहां पे तो एनडीपीएस टेस्ट है, बहुत सारे टेस्ट टेस्ट है वो होते हैं, पर ऐसी मशीन मैंने तो अभी तक नहीं देखी, एक्चुअल रियल लाइफ में नहीं देखी। मगर क्या कहते हैं वो लोग, कहते हैं कि वो एक पिक्चर थी, याद है, गॉड टू सी ग्रेट, उसके अंदर मशीन बताई थी, याद है? राइट सर, बस वही वाली। वैसे मैं सर ये सेशन एंड हो गया इसलिए ऐसे ही जस्ट मजाक कर रहा था। ऐसी मशीन सर पॉसिबल नहीं है, और हमारी न्यायिक व्यवस्था उसे सर वैध नहीं मानेगी, शायद वेद नहीं मानेगी। कल धीरेन को पूछेंगे, धीरेन तूने किसी से प्यार किया? धीरेन बोलेगा नहीं, मैं तो बस रमीला जी से प्यार करता हूँ। ये पॉसिबल नहीं है। शारदा, आई एम राइट या रॉन्ग? राइट सर। और शारदा सर, हाँ सर क्या सर हुआ है? शारदा का पूछो सर, शारदा का पूछो सर, ये का ये क्वेश्चन क्या? शारदा को पूछते कि अम्मी जी नाराज किस बात के होते हैं, बताइए। अरे सर पहले तो ये धीरेन भैया को ये पूछो कि अमित है कौन? मैं तो, मेरे हस्बैंड का नाम अमित जी है ही नहीं है, बार बार गलत नाम ले रहे हैं। तो नाम क्या है? धीरेन कल से कह रहा है, हेमंत जी से पूछ लीजिए, आवाज कम कर हाँ लीजिए। कल भी बोला था, लेकिन मैंने पहले भी बोला है कि अमित नाम नहीं है। तो नाम क्या है? अब नहीं बताऊंगी, ये क्लास से बाहर है ना, इसलिए। नहीं, शारदा जी सर को तो बता सकते हैं, इसमें क्या शर्म की बात है, फिर भी तो आपकी इसकी कुछ बुरे तो है नहीं। उनका नाम अशोक जी है, तो धीरेन ना कि अमित जी।
धीरेन आज से ऐसा कुछ बोलना, अमित जी मत बोलना, ठीक है? वो धीरेन क्या प्यार से मैंने बोलते सर हैं। 10 बार बोल भी दिया है इनको, 10 बार बोल दिया, फिर भी यही नाम याद रहेगा इनको। क्या करते हैं शारदा जी वो? क्या? घर वो क्या काम घर करते का हैं? नाम अमित रख देना। आवाज नहीं आ रही सर, क्या बोल रहे हो? वो काम क्या करते हैं? कंस्ट्रक्शन बिजनेसमैन है अहमदाबाद में। धीरेन तो सोच ले, अब तुझे एक आधा फ्लैट गिफ्ट दे देंगे, प्यार से बोल शारदा, तुझे एक आधा फ्लैट गिफ्ट मिल जाएगा। सर शारदा तो आज पानी पूरी खा रही थी। तो तेरे को भी तो खिलाई है ना, इसको खिलाई मैंने। सर मुझे सर एक खिला, एक ही केवल। तो एक ही, अब पीछे एक ही बची थी। देख धीरेन, बात ये है कि तुम लोग पानी पूरी एक ही खाई, दो खाई, बात फर्क नहीं पड़ता। मगर मुझे तो खिला ही नहीं, इसलिए काम करते हैं, इस संडे को सब लोग चलते हैं पानी पूरी खाने, ठीक है? और उसे हाँ, भी नहीं धीरन खिलाएगा। धीरेन खिलाएगा, इन लोगों ने सही है। हाँ सर, चलती हुई क्लास का लालच का वाद दायर किया जाना चाहिए। चलती हुई क्लास चल रही है। बिल्कुल। धीरेन और हेमंत जी बात कह रहा हूँ, केदार मंदिर महिमा जी सोच रहे होंगे सर और बच्चे दोनों बच्चे बन गए, है ना? महिमा जी क्या है कि दिल तो बच्चा है, हम हमेशा बड़े तो हो जाते हैं मगर हमेशा हमारे मन में बहुत सारी चीजें रह जाती हैं। स्टडी, प्रेशर और फैमिली बैकग्राउंड की वजह से हम कुछ चीजें नहीं कर पाते। केदार जी सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? सर एक क्वेश्चन था सर। पूछो पूछो पूछो। सर पूछिए। सेक्शन 6 सर, बताओ सर एक बार, सेक्शन 6। सेक्शन 6। हाँ ना, ये हिंदू मैरिज एक्ट के। श्योर श्योर श्योर। सेक्शन 6 है विवाह में अभिभावकता, बाल विवाह अवरोध संशोधन अधिनियम 1978, धारा 6, अनुसूचित धारा 1/1978 से निर्देशित है। बाल विवाह जो है वो धारा 6 के अंदर दिया गया है, और उस पर रोक लगी हुई है कि कोई भी इंसान बाल विवाह नहीं कर सकता। सही है? जी सर। धीरेन हो गया? और कोई डाउट जी नहीं सर। किसी को? शारदा जी, मुझे लग रहा है कि धीरेन का बाल विवाह हो चुका है रमीला जी के साथ। शायद सर, यही लग तो रहा है ऐसे ही। मुझे भी यही लग रहा है कि धीरेन और रमीला जी का है ना, मैंने बाल विवाह हुआ है धीरेन और रमीला जी का। धीरेन जब छोटा था। अब ये तो धीरेन भैया जाने। धीरेन क्या लगता है, तेरा बाल क्यों हुआ था क्या? सर आंखें देखिए ना सर, जब बुलाऊंगा तब। क्या है सर आंखें देखना, बुलाऊंगा तब आपको। धीरेन बाल क्या है, विवाह, शक्ल देख। कोई बाल विवाह के टाइम आप बाल विवाह में बहुत छोटे थे ना, इसलिए कोई एविडेंस नहीं है छोटे तक। अब उस टाइम ऐसा कोई कैमरा भी नहीं था। कैमरा भी नहीं था, ऐसा निकलना था। अरे कैमरा था लेकिन वो मतलब फोटो वोटो उस टाइम क्लिक नहीं करते थे, इसलिए कोई एविडेंस नहीं बचा, क्या करे। और धीरेन धीरेन के पापा जी वगैरह सब होशियार, इसलिए फोटो वोटो खींचे ही नहीं। हाँ, अब वो बताएंगे नहीं कि बाल विवाह था। धीरेन को तो ये बोला कि ये लड़की है रमीला, इससे तेरी शादी होगी। धीरेन, पापा मैंने पूछा था शादी के लिए, कहती है नो। पर्सनल क्वेश्चन है, लड़कियों को तो नहीं पूछते। आपको पूछा था धीरेन? शर्मा मत बोल दो। अरे मुझे लग रहा है धीरेन, मुझे लग रहा है धीरेन दिमाग हो गया। धीरेन को लग रहा है कि संडे की शर्मा पार्टी गया। देनी पड़ेगी। मुझे लग रहा है धीरेन को लग रहा है उसको पार्टी देनी पड़ेगी संडे को। और शारदा तो बोल चुकी है पानी पूरी की पार्टी चाहिए इसको तो। चलो ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। तो आज का काफी टॉपिक क्लियर हो चुका है, आप लोग जा सकते हैं। थैंक यू।